गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लेके आए हैं, अच्छा टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। राजस्थान की कला संस्कृति से राजस्थान की बोलियां व भाषाएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे कांस्टेबल, लेटेस्ट में कांस्टेबल का है, चाहे एलडीसी का हो, अदरवाइज कोई भी अगर एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और उसमें अगर राजस्थान जीके की बात होती है तो हमेशा राजस्थान की कला संस्कृति में से ये टॉपिक उठाया जाएगा। बुक्स के अंदर या गाइड में, नोट्स में आपको थ्योरेटिकली मैटर मिलेगा इसका। और बच्चों को दिक्कत भी यही होती है कि भाई इनकी उपबोलियां हैं, इनके एरिया कौन कौन से हैं, कहां जन्म हुआ, किस तरह का, तो हर चीज लर्न करनी पड़ती है, रट्टा लगाना पड़ता है, रट्टाफिकेशन चलता है। लेकिन आज के बाद आई होप कि आपको किसी चीज का रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। समझना है, सिर्फ हम एंजॉय करेंगे इस सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते। इस टॉपिक के अंदर हम एंजॉय करेंगे, साथ साथ आप देखना कि आज के बाद आपको ये टॉपिक बिल्कुल आसान लगेगा और साथ साथ याद भी होगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक और इसे आगे भी शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो स्टार्ट करें। तो टॉपिक डाल लीजिए, राजस्थान की बोलियां व भाषाएं। तो राजस्थान की बोलियां व भाषाएं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब राजस्थान की बोलियां और भाषाओं की बात आती है तो हमें पता लगता है कि अलग अलग एरिया में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा अपने को, और ज्यादा दूरी पर नहीं, थोड़ी थोड़ी दूरी, कुछ किलोमीटर पे अपने को भाषाओं में परिवर्तन मिल जाएगा। जिस तरह पानी चेंज होता रहता है अलग अलग एरिया वाइज, एक गांव को छोड़कर अगर अगले गांव कहीं जाएं तो वहां पानी आपको अलग मिलेगा। उसी तरीके से भाषाओं में परिवर्तन बहुत ज्यादा है। अपनी एक बड़ी दुख की बात है कि राजस्थानी भाषा को आज तक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन इसको 8 करोड़ समथिंग व्यक्तियों द्वारा बोला जाता है, फिर भी इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो पूरे राजस्थान या पूरे भारत में कहीं नहीं बोला जाता, फिर भी उनको मान्यता प्राप्त है। जैसे संस्कृत भाषा हो गई, मुझे नहीं लगता कि कहीं संस्कृत भाषा बोली जाती है, लेकिन उसको मान्यता प्राप्त है। तो हमारे साहित्यकार इस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि इसको मान्यता प्राप्त हमें भी करना चाहिए। तो राजस्थान की बोली और भाषाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जिस तरह परिवर्तन अपने को देखने को मिला, एक शब्द आएगा बीच में जब हम पढ़ेंगे, अपभ्रंश। क्या शब्द आएगा? अपभ्रंश नाम का एक शब्द आएगा, अपभ्रंश। इसका मतलब क्या होगा? देखो, इसका मतलब ये होगा कि प्राचीन टाइम में क्या बोली जाती थी, मध्य में क्या बोली गई भाषा, अब क्या भाषाएं बोली जा रही है, क्या किस तरह की बोलियां बोली जा रही हैं। इस परिवर्तन को अपभ्रंश कहा जाता है कि समय समय पर एरिया वाइज, क्षेत्र के अनुसार भाषाओं में परिवर्तन को क्या बोला जाता है? अपभ्रंश बोला जाता है। तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि अपभ्रंश का मतलब क्या है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई राजस्थान की बोलियां या भाषाओं का एक वर्गीकरण दिया गया डॉक्टर मनोरिया द्वारा। ठीक है, डॉक्टर मोतीलाल मनोरिया ने एक वर्गीकरण दिया जिसका वर्गीकरण सर्वमत प्रचलित है। ऐसे बहुत से आपको वर्गीकरण मिलेंगे, लेकिन जो यूनिक, जो एग्जाम में पूछा जाता है और जो गाइड में या ऑथेंटिक बुक में अपने को मिलेगा, वो मोतीलाल मनोरिया का वर्गीकरण मिलेगा। उसने किस किस तरह से इस भाषा को विभाजित किया, तो पढ़ते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो टॉपिक डाल लिया होगा आपने। जो वर्गीकरण हम करेंगे सबसे पहले, वो जो वर्गीकरण हम अब पढ़ने वाले हैं वो वर्गीकरण है डॉक्टर मोतीलाल मनोरिया। इस वर्गीकरण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले वायव्य भाषाएं थी। कौन सी भाषाएं थी? वायव्य, जैसे हाय, काय, चाय, ऐसे शब्द उनके अंदर थे, वायव्य भाषाएं थी। उसके बाद में आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। तो साथ साथ सबसे पहले कौन सी भाषा थी?
भाइयोपीय भाषाएं। कौन सी भाषाएं थी? भाइयोपीय भाषाएं सबसे पहले थी। उसके बाद में कौन सी भाषा आ गई? आर्य भाषा, आर्य भाषाएं। आर्य लोग बाहर से आए तो आर्य भाषाएं बन गई। उसके बाद आर्य भाषा से जन्म हुआ संस्कृत भाषा का, तो संस्कृत भाषा बनी, संस्कृत भाषा बनी। अब संस्कृत को दो भागों में और विभाजित कर दिया। ये वर्गीकरण चल रहा है, ये मोतीलाल मनोरिया का है जो सर्वमत प्रचलित है। अब संस्कृत को दो भागों में बांट दिया गया, एक तो पाली और दूसरा कौन सा था वर्गीकरण? संस्कृत। संस्कृत। अब आप देखोगे इनमें क्या डिफरेंस है कि संस्कृत को दो पार्ट में डिवाइड किया, पाली और संस्कृत में। तो इसका अर्थ ये हुआ यहां पर कि संस्कृत को प्योर बोला गया, प्योर बिल्कुल, कहीं अर्थ इसका नहीं बतलाया गया। और जब अर्थ बदला के भाषा बोली गई, जो पाली भाषाएं हैं, तो संस्कृत भाषाओं से दो भाषाएं बन गई, पाली भाषा और संस्कृत भाषा। अब पाली भाषा को तीन पार्ट में और डिवाइड कर दिया गया, तीन पार्ट में और डिवाइड कर दिया गया। तो पहली थी शोरसेनी, शोरसेनी प्राकृत। कौन सी थी? शोरसेनी प्राकृत। और दो नंबर पे थी माधवी प्राकृत, माधवी प्राकृत। और थर्ड नंबर इसका पार्ट था महाराष्ट्री, महाराष्ट्री प्राकृत। तो पाली को तीन भागों में और बांट दिया, शोरसेनी प्राकृत, माधवी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। तो अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब शोरसेनी प्राकृत को दो भागों में और बांट दिया गया। कौन कौन सी भाषाओं में देखोगे आप? एक तो गुजरी अपभ्रंश, गुजरी अपभ्रंश। अभी मैंने आपको बताया अपभ्रंश नाम का मतलब क्या हो गया? भाषाओं में समय समय पर परिवर्तन। और दूसरा इसका जो शोरसेनी अपभ्रंश, क्या आएगा? शोरसेनी अपभ्रंश। ठीक है। अब देखोगे कि शोरसेनी प्राकृत को दो भागों में बांटा गया, गुजरी अपभ्रंश और शोरसेनी अपभ्रंश। अब देखो कि शोरसेनी को दो पार्ट में और डिवाइड कर दिया गया, जो लास्ट पार्ट और फाइनल पार्ट होंगे। एक तो बना राजस्थानी, कौन सा बना? राजस्थानी। और दूसरा बना गुजराती, गुजराती। तो ये था वर्गीकरण किसका? डॉक्टर मोतीलाल मनोरिया का वर्गीकरण था। इसके बारे में क्वेश्चन देखो किस प्रकार से पूछेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, पहली बात तो ये कि राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा की मां कौन है? गुजरी अपभ्रंश। कौन है इन दोनों की मां? गुजरी, क्योंकि इन दोनों से ये दो भाषाएं बनी हैं। और गुजरी अपभ्रंश की मां कौन है? शोरसेनी प्राकृत। ठीक है। इस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। आप देखोगे सबसे पहले भाइयोपीय भाषाएं आई, फिर आर्य भाषाएं आई, फिर संस्कृत। संस्कृत दो पार्ट में और डिवाइड हो गई, फिर पाली भाषा, संस्कृत। फिर पाली को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। फिर शोरसेनी को गुजरी अपभ्रंश और शोरसेनी अपभ्रंश और गुजरी के अंदर दो भाषाएं और बनी, राजस्थानी और गुजराती। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि राजस्थानी भाषा का जन्म कहां से हुआ? तो राजस्थानी भाषा का जन्म शोरसेनी प्राकृत भाषा की गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का जन्म हुआ। तो दो स्टेट हैं, राजस्थान और गुजरात, दोनों की भाषाओं का जन्म गुजरी अपभ्रंश से हुआ। आई थिंक ये वर्गीकरण आपको समझ में आ गया होगा। ये वर्गीकरण दिया था मोतीलाल मनोरिया ने। किसने दिया था? मोतीलाल मनोरिया ने दिया था। एक कृषि वृक्ष बना दिया गया वर्गीकरण का। इनमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछेंगे, तो इसको नोट कर लिया होगा सभी ने, साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद में। ठीक है। तो आई होप कि ये वर्गीकरण आपको पसंद आया होगा। अब देखिए आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो राजस्थानी भाषा आ गई है यहां पर। अब एक नाम आएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन। जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन। ठीक है। ग्रीशियन जो विदेशी था कोई, ठीक है, उसको इतिहास का, राजस्थान के इतिहास का ज्ञान हो गया था, इसलिए इसका क्या प्रोग्राम रहा राजस्थान के अंदर वो देखो आप कि जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन था। इसने 1912 में
1912 के अंदर राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। किसने किया? राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया इसने 1912 में राजस्थानी शब्द का प्रयोग, राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। समझ में आ गया कि किसने किया राजस्थानी शब्द का प्रयोग? सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं तो जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन ने किया। एक नाम और मिलेगा आपको, एलपी टेसीटोरी। एक नाम और है एलपी टेसीटोरी। ये इटली का था भी। कहां का था? इटली का था, जो भारत में आकर राजस्थान में आ गया और यहीं का रह गया राजस्थान में। इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। एक था एलपी टेसीटोरी। इन दोनों ने देखो, जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन और एलपी टेसीटोरी जो इटली का था, इन दोनों ने राजस्थानी भाषा का जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से माना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी का उद्भव किसने माना था? जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन और एलपी टेसीटोरी। तो इन दोनों ने क्या माना था? राजस्थानी भाषा का उद्भव किससे माना था? सौरसेनी अपभ्रंश से माना था। सौरसेनी अपभ्रंश से इन्होंने माना था। तो दो व्यक्ति थे, जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन और एलपी टेसीटोरी जो इटली का था, जो भारत में आ गया और राजस्थान में आ गया भारत से। फिर इसको ये पसंद आ गया, इतिहास वगैरह यहाँ पे ये इसको काम मिला, वो हम आगे बढ़ेंगे। तो राजस्थानी भाषा का उद्भव ये दो मानते हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश से है। और उसके बाद में आपको डॉक्टर मोतीलाल मनोरिया जी, मोतीलाल मनोरिया, अभी हमने पढ़ा था वर्गीकरण, वही है ये मनोरिया। कन्हैयालाल सेठिया जी, मुंशी प्रेमचंद जी, माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, माणिक्यलाल जी वर्मा। ये जो चार व्यक्ति हैं, इन्होंने राजस्थानी भाषा का उद्भव गुजरी अपभ्रंश से माना है। किससे माना है? गुजरी अपभ्रंश से। तो यहां से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि सौरसेनी अपभ्रंश से किसने माना उद्भव राजस्थानी का? जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन, एलपी टेसीटोरी, या गुजरी अपभ्रंश से किसने माना है? इन्होंने माना है। तो इनमें से कौन है जो गुजरी अपभ्रंश से मानता है? तो एक दे देगा इनमें से कोई और बाकी को अलग दे देगा। तो आपको ये याद होने चाहिए, या मिलान चुनने वाले क्वेश्चन आ गए तो आपको पर्टिकुलर एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए। बिल्कुल आसान तरीके से हम कर रहे हैं इसको, आपको समझ में आ गया होगा कि इन्होंने क्या माना? राजस्थानी भाषा का उद्भव किससे माना था? गुजरी अपभ्रंश से। किससे माना था? गुजरी अपभ्रंश से माना था। तो बात क्लियर होगी। सौरसेनी अपभ्रंश से कौन मानते हैं? ये दो। और गुजरी अपभ्रंश से ये मोतीलाल जी मनोरिया, कन्हैयालाल जी सेठिया, मुंशी प्रेमचंद, माणिक्यलाल जी, ये चारों के चारों मानते हैं कि राजस्थानी भाषा का जन्म या उद्भव गुजरी अपभ्रंश से हुआ है। बात क्लियर होगी। चलिए फिर आगे चलते हैं। साथ साथ नोट करते रहिएगा, ठीक है? साथ साथ नोट करते रहिए और नोट्स बना लीजिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब गुजरी अपभ्रंश की जब बात हो रही है, तो देखो गुजरी अपभ्रंश के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। गुजरी अपभ्रंश देखो ये कब तक रही थी? गुजरी अपभ्रंश का कोई टाइम तो था, यानी कोई बोलियां बोलेगी तो वो एक समय के अनुसार थी, इतने समय में बोलेगी। तो ये 11वीं सदी से 13वीं सदी तक बोली गई। 13वीं सदी तक बोली गई। कौन सी? गुजरी अपभ्रंश। तो 11वीं सदी से 13वीं सदी तक गुजरी अपभ्रंश थी। अब गुजरी अपभ्रंश के बाद में भी 3 पार्ट आ गए। मतलब आप समझोगे कि राजस्थानी भाषा के अंदर 3 पार्ट ऐसे हैं कि एक तो देखो पुराने समय प्राचीन टाइम में बोली जाती थी, और एक मध्य में राजस्थानी भाषा किस तरह से बोली गई, और एक बाद में अब क्या बोली जा रही। 3 भाग हो गए, भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल, 3 भाग हो गए। तो सबसे पहले प्राचीन राजस्थानी भाषा।
तो वो कब बोलेगी, वो टाइम अपने को ध्यान रखना है। देखो 11वीं सदी से 13वीं सदी तक गुजरी अपभ्रंश था, उसके बाद में 3 भाग, प्राचीन आ गई, तो प्राचीन 13वीं से स्टार्ट हो जाएगी, 13वीं सदी से स्टार्ट होकर कहां तक चलेगी ये, 13वीं सदी से स्टार्ट होकर ये 16वीं सदी तक चलेगी। कहां तक चलेगी, 16वीं सदी तक। उसके बाद मध्य की आ गई, मध्य की बात करते हैं, मध्य भाग आ गया, यानी मध्य में क्या राजस्थानी कब बोलेगी, तो 13 तक 16 तक तो प्राचीन राजधानी भाषा का कार्यकाल रहा, उसके बाद में 16 से स्टार्ट हो गई, 16वीं सदी से टू कितना आ गया, 18वीं सदी तक कार्यकाल रहा, यानी ये भाषाएं मध्य भाग में 16वीं सदी से 18वीं सदी में बोली गई। अब आती है, देखो यहां से स्टार्ट हो गए भूतकाल से, फिर बीच में आ गए, अब आता है वर्तमान में, यानी आधुनिक यानी जो अब चल रहा है, तो 18वीं सदी से स्टार्ट हो गया था ये, 18वीं सदी से स्टार्ट होकर और कंटिन्यू अब तक जो चल रहा है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखो कि गुजरी अपभ्रंश का कार्य कितना समय में बोली गई थी, तो 11वीं सदी से 13वीं सदी में बोली गई थी। आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान भाषा का मध्य भाग में कितना समय रहा था, 16वीं सदी से 18वीं सदी का समय रहा था, प्राचीन का कितना रहा, 13वीं से 16वीं का, और आधुनिक का अब चल रहा है, तो आधुनिक भाषा का समय कहां से स्टार्ट हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, 18वीं सदी में स्टार्ट हुआ था। तो क्लियर होगी बात, नोट कर लिया होगा सभी ने, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। अब देखोगे आप कि गुजरी अपभ्रंश के बारे में जाना, अभी तक देखो बोलियां भाषाएं आई नहीं, अभी तो इनका जो चल रहा है, मैटर जो चल रहा है वही है, अभी तक आया नहीं है। अब देखो ये राजस्थान, हम ये राजस्थान आ गया। अब ये राजस्थान का यहां पर उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग होगा, और ये यहां पर हो गया पश्चिमी भाग, और ये कौन सा भाग हो गया, पूर्वी क्षेत्र। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें देखोगे कि राजस्थान की यहां पर कौन था, गुजरात किसकी सीमा लगती है, गुजरात की सीमा लगती है, और इस तरफ किसकी सीमा लगती है, यूपी की सीमा लगती है। तो बात क्लियर हो गई। अब आप एक चीज सीखोगे कि भाई जब गुजरात की सीमा यहां लग रही है और यूपी की यहां लग रही है, तो क्या कुछ होगा, कि एक बात हम क्लियर करते हैं थोड़ी सी यहां पर, कि किसी अगर बुद्धिमानी व्यक्ति के पास किसी थोड़े कमजोर व्यक्ति को बैठाया जाए, तो कुछ दिनों के बाद में उस बुद्धिमानी के गुण उसके अंदर आने स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। इसी तरीके से गुजरात अपने पास था, तो गुजराती भाषा का प्रभाव राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र पे ज्यादा आया। कहां आया, इसका जो प्रभाव था वो सबसे ज्यादा कहां आया, पश्चिमी क्षेत्र पे, गुजरात का पश्चिमी क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा। और यूपी में एक भाषा बोली जाती थी, ब्रज भाषा। कौन सी भाषा, ब्रज भाषा यहां बोली जाती थी, जिसका प्रभाव भी पूर्व क्षेत्र के अंदर आया। ये बात क्लियर होगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिमी भाषा में, पश्चिमी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर किस भाषा का, किसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, तो गुजरात का सबसे ज्यादा प्रभाव था, और पूर्वी में ब्रज भाषा का सबसे ज्यादा प्रभाव था। ये बात क्लियर होगी ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा डिवाइड करूंगा। तो ये मान लीजिए ये कौन सा भाग हो गया, पूर्वी भाग हो गया, और ये पश्चिमी भाग हो गया। अब पश्चिमी भाग कितने जिले आते हैं, तो एक चीज नोट करना कि गुजरात का पूरे राजस्थान में अगर ऑल ओवर निकाले तो जो गुजरात का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था, लेकिन यहाँ आसपास में ज्यादा प्रभाव पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात का रहा, और पूर्वी क्षेत्र में ब्रज भाषा का रहा। आगे भी प्रभाव था, लेकिन थोड़ा आगे जाके आपको जानते हैं कि पानी का लहर स्टार्ट में ज्यादा होती, धीरे धीरे आगे कम होती जाती है। इसी तरीके से यहाँ प्रभाव ज्यादा था, और धीरे धीरे इसका प्रभाव कम हो गया। प्रभाव तो पड़ा लेकिन कम हो गया। तो पूर्वी क्षेत्र में ब्रज भाषा का था, और पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात का था। ये बात क्लियर होगी आपको। अब पश्चिमी क्षेत्र को मारवाड़ी प्रदेश बोलते हैं, मारवाड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पश्चिमी प्रदेश को मारवाड़ी बोला जाता है, और पूर्वी प्रदेश को ढूंढानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ढूंढानी। लेकिन एक बात, इसमें दो नाम आपके पास आएंगे, डिंगल और पिंगल। क्या नाम आएंगे, डिंगल और पिंगल। तो पश्चिमी क्षेत्र में डिंगल भाषा थी। कौन सी भाषा थी, डिंगल भाषा। पश्चिमी क्षेत्र में डिंगल भाषा, और पूर्वी क्षेत्र में पिंगल भाषा थी। अब डिंगल पिंगल क्या है वो देखो आप। ये डिंगल और पिंगल दो नाम एक जैसे से हैं, लेकिन जब बात आएगी कि पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी भाषा का प्रभाव था, डिंगल भाषा का प्रभाव सबसे ज्यादा था।
और पूर्वी क्षेत्र में पिंगल भाषा का प्रभाव सबसे ज्यादा था। तो आप देखोगे कि ये मारवाड़ी क्षेत्र था पश्चिमी भाग, तो यहाँ मारवाड़ी क्षेत्र के अंदर डिंगल भाषा के अंदर साहित्य लिखे गए थे और पूर्वी क्षेत्र में पिंगल भाषा के अंदर साहित्य लिखे गए थे। इसी तरह इन दोनों का जो विकास हुआ था तो पश्चिमी क्षेत्र में गुजरी अपभ्रंश से इसका विकास माना जाता है, और जो इसका विकास माना जाता है वो शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास माना जाता है। दो बात क्लियर हो गई। अब इसके अंदर जो लिखने वाले कवि थे, डिंगल भाषा के अंदर जो कवि थे लिखने वाले, वो चारण जाति के कवि थे और यहाँ भाट जाति के कवि थे पिंगल भाषा में। तो डिंगल और पिंगल के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, ये नोट कर लिया होगा, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। यहाँ गुजरात था, पश्चिमी क्षेत्र में हम उत्तर दक्षिण की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूर्व और पश्चिम की बात करेंगे। गुजरात था, गुजरात का प्रभाव पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पड़ा। यहाँ ब्रज भाषा का पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पड़ा। इस क्षेत्र को बोलते हैं मारवाड़ी, क्या बोलते हैं, मारवाड़ी प्रदेश, इसको डुंडाणी प्रदेश, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र को। तो यहाँ डिंगल भाषा का सर्वाधिक प्रभाव रहा और यहाँ पिंगल भाषा का प्रभाव रहा। अब डिंगल और पिंगल के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, ये नोट कर लिया होगा सभी ने, रफ कर दे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं चीज को। क्वेश्चन देखो, मैं जो चीज लिख रहा हूं यहाँ पे उस हर वर्ड के अंदर क्वेश्चन बना हुआ है, हर वर्ड में। आपको आज के बाद रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि थियोरेटिकली रहता है गाइड में सबसे ज्यादा। अब डिंगल और पिंगल के बारे में बात करेंगे। डिंगल टॉपिक डाल लीजिए एक तरफ पिंगल टॉपिक डाल लीजिए, ठीक है, पिंगल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डिंगल और पिंगल में क्या क्या खास बातें थी। सबसे पहले खास बात तो यही थी कि पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जो साहित्य लिखे गए वो किस में लिखे गए, डिंगल भाषा में, और पिंगल भाषा में ब्रज भाषा और डिंगल भाषा के अंदर लिखे, वो पिंगल भाषा में, सॉरी। तो पश्चिमी क्षेत्र में साहित्य जितने भी लिखे गए, साहित्य कौन सी भाषा में, साहित्य डिंगल भाषा में लिखे गए, डिंगल भाषा के अंदर। पहली बात तो ये, और इसकी पहली बात कि यहाँ जो साहित्य थे, यहाँ के जो साहित्य थे, पूर्वी क्षेत्र में जो साहित्य लिखे गए थे वो किस में लिखे गए थे, पिंगल व ब्रज भाषा के अंदर लिखे गए थे। बात क्लियर होगी। पहली बात, क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि पश्चिमी क्षेत्र के अंदर साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे, डिंगल भाषा के अंदर, और पूर्वी क्षेत्र में पिंगल भाषा के अंदर। दूसरी इसकी विशेष बात जो आती है, यहाँ साहित्य, यहाँ चारण जाति के लोग डिंगल भाषा में लिखते थे। कौन सी जाति के डिंगल भाषा में लिखते थे, चारण जाति के। और 2 नंबर यहाँ कौन सी जाति थी, यह भाट जाति के कवि थे, वो लिखते थे पिंगल भाषा के अंदर। बात क्लियर हुई। 3 नंबर इसकी खास विशेष बात आती है कि इसका जो विकास हुआ है, किसका विकास, डिंगल भाषा का विकास गुजरी अपभ्रंश से मानते हैं, गुजरी अपभ्रंश से मानते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिंगल और पिंगल का विकास कहां से माना जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। और इसका जो विकास माना जाता है, विकास इसका माना जाता है शौरसेनी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। बात तीनों की तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन बन सकता है लास्ट एंड फाइनल। 4 नंबर जो पार्ट है, इसके ग्रंथ कौन से लिखे गए। अब डिंगल में कौन से ग्रंथ हैं और पिंगल में कौन से ग्रंथ हैं, तो एक मिनट आपको थोड़ा सा टॉपिक बता दूं, वो आप याद रखोगे तो बिल्कुल आसान रहेगा। जब कोई ग्रंथ में रासो का नाम आ, जैसे पृथ्वीराज रासो, रतन रासो, विजयपाल रासो, जब लास्ट में अगर रासो लिखा है तो वो रासो भाई हमेशा पिंगल भाषा में लिखा गया था। पहचान हो जाएगी, पिंगल भाषा में क्या लिखा गया था, रासो लिखा गया था। और वो बाकी बच गए इसमें राव जेत सिरी छंद डिंगल भाषा में, डोला मारू दुल्हा, ये 2 राव जेत सिरी छंद डोला मारू दुल्हा ये डिंगल भाषा में लिखे गए थे। और एक वेली किशन रुक्मणी ये भी डिंगल भाषा में लिखी गई थी। अब इसके अंदर भी रासो का नाम आएगा, सबसे पहले पृथ्वीराज रासो। कौन सा नाम आएगा, पृथ्वीराज रासो नाम आएगा। दूसरा नाम आएगा रतन रासो। 3 नंबर पे आएगा विजयपाल रासो।
विजयपाल रासो। जब रासो की आप कहीं दिखाई दे जाए तो वो रासो किसमें था? पिंगल भाषा में। पृथ्वीराज तृतीय के कवि थे कौन? जयानक। और वो इन्होंने क्या लिखा था? रासो के अंदर पृथ्वीराज लिख के लिखा था। पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा में, आपने पढ़ा भी होगा अच्छे तरीके से। तो ये था पिंगल और पिंगल का विवरण। अच्छे तरीके से आप इसको समझ लिया होगा। तो भाई इन चारों के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। ये चारों का जब बिल्कुल आसानी से हमने इस चीज को बनाया है, डिंगल और पिंगल का पूरा वर्गीकरण आ गया है। और अब आपको अदर से कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं टिंगल पिंगल के बारे में। ठीक है, तो सबने नोट कर लिया होगा साथ साथ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अच्छे से समझो इस चीज को और साथ साथ नोट करते रहो, क्योंकि थ्योरेटिकली कभी चीजें याद नहीं होती। एंटरटेनमेंट होना जरूरी है हर चीज में, तभी जाकर अपने को बात क्लियर होगी। अब एक नाम हम लोगों ने पढ़ा था एलपी टेसिटोरी। क्या नाम पढ़ा था? एलपी टेसिटोरी नाम आया था। टेसिटोरी क्या किया था इसने भाई? क्या किया था? इसने बताया था कि राजस्थानी भाषा का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। ये कहता है। ये भाई इटली का था। कहां का था? इटली का था। इटली का था। ये भारत में आया और भारत से कहां आ गया? राजस्थान में आ गया। ठीक है, कहां आ गया? राजस्थान में आ गया। जिसको काम मिल गया राजस्थान में आते ही, इसको काम मिल गया और यहीं रह गया और यहीं मर गया। ये इसकी कब्र अब राजस्थान में कहां आया? ये बीकानेर में आया। कहां आया? राजस्थान से ये बीकानेर के अंदर आ गया और बीकानेर में गंगा सिंह ने इसको काम दे दिया राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी चारण साहित्य का काम इसको दे दिया। किसका काम दे दिया? कि गंगा सिंह जो राजा था बीकानेर का, इसने क्या कर दिया? इसको एलपी टेसिटोरी को क्या दे दिया? काम दे दिया। क्या काम दे दिया? इसका क्या काम था? राजस्थानी चारण साहित्य का काम सौंप दिया। साहित्य का काम सौंप दिया कि बोला कि भी तू संभाल इसको। गंगा सिंह ने बोल दिया इसको कि भी तू संभाल राजस्थान चारण साहित्य के बारे में। और अब इसने काम स्टार्ट करना कर दिया। इसकी जो कब्र बनी है वो बीकानेर के अंदर है। ये बीकानेर में मर गया था। इसकी कब्र है, इसकी कब्र कहां बनी हुई है? बीकानेर में ही बनी हुई है। तो बात यहां से क्या बन के आती है कि टेसिटोरी ने क्या किया? इटली का था, भारत से राजस्थान, राजस्थान से बीकानेर, कब्र भी यहीं बनी हुई है। आते काम मिल गया। किसने दे दिया इसको काम? गंगा सिंह ने काम दे दिया। किसका? राजस्थानी चारण साहित्य का, कि राजस्थान में विचारण साहित्य को संभाल तू। बात क्लियर होगी? अब ये संभालता है साहित्य। अब ये जब देखो अपने पास पावर आएगा तो उस पावर का हम यूज करेंगे। अब इसने भी यूज कर लिया, इस वो एलपी टेसिटोरी ने यूज कर लिया और आते राजस्थानी भाषा दो भाग में बांट दिया। एक तो पश्चिमी राजस्थानी और दूसरी पूर्वी राजस्थानी, दोनों के बांट दिया। यही काम था इसका। तो ठीक है, पढ़ते हैं, भी बांट दिया तो पढ़ना पड़ेगा अपने को। तो नोट कर लिया सभी ने? देखो आते हैं इसने वर्गीकरण कर दिया। आते इसने वर्गीकरण कर दिया। किसने? एलपी टेसिटोरी ने। तो सबसे पहला इसने क्या कर दिया कि राजस्थान दो भागों में बांट दिया। पहला पश्चिमी राजस्थानी। कौन सा? पश्चिमी राजस्थानी। पहला वर्गीकरण था पश्चिमी राजस्थानी। और इसका दूसरा नाम था मारवाड़ी। क्या था? मारवाड़ी। और दूसरा कौन सा था? पूर्वी राजस्थानी। तो पहले हम पश्चिमी राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे, मारवाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। अब आती है बोली और भाषाएं। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को। मैंने ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा थोड़ी सी कि आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है किसी जिले को, किस जिले में कौन सी बोली जाती है, बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें मारवाड़ी के बारे में। तो मारवाड़ी के बारे में स्टार्ट करते हैं। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी है, ठीक है ना, एक ही नाम है। तो मारवाड़ी के बारे में पढ़े, टॉपिक डाल लीजिए मारवाड़ी। दो ही भाषाओं के बारे में बात करें। सबसे पहले इसका आगमन, मारवाड़ी भाषा का आगमन 8वीं सदी में हुआ। कब हुआ भाई? 8वीं सदी में हुआ। पहली बात तो ये ध्यान रखने की इसका आगमन 8वीं सदी के अंदर हुआ। और इसका जो विकास है वो कहां से है भी? इसका मारवाड़ी का विकास अभी हम पढ़ते हैं गुजरी अपभ्रंश से। किससे? गुजरी अपभ्रंश से। समझ में आ गई बात? ठीक है, गुजरी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। अब देखो इसकी बात आती है कौन कौन से जिलों में बोली जाती है? बोली जाती है, ठीक है। अब कौन से जिलों में बोली जाती है? तो इसके लिए देखो दिक्कत यह आती है स्टूडेंट्स को कि भी कुछ जिले याद रह जाएंगे, कुछ याद नहीं रहेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन आ गया तो इनमें से कौन सा जिला नहीं है ऐसा पूछेगा तो पर्टिकुलरली सारे जिले याद नहीं रह पाएंगे। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है।
मैंने खुद ने एक ट्रिक को क्रिएट किया है और आपको अच्छी भी लगेगी। आपको कहीं गाइड या कहीं अदर कहीं मैंने कॉपी नहीं की, नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ मैंने इसको क्रिएट किया है। तो देखना, आपने जेजेबी का नाम तो सुना होगा, जेजेबी जो पंजाबी सिंगर है, जेजेबी सिंगर जो गाने गाता है उसका नाम सुना, उसको मैंने ट्रिक बना दी उसके नाम से। देखो क्या ट्रिक बनाई है कि जेजेबी, जेजेबी है ठीक है ना, जेजेबी को सजा नहीं हुई, को सजा नहीं हुई। बस छोटी सी ट्रिक है, आई होप कि आपको पसंद आए कि जेजेबी को सजा नहीं हुई। अब जेजेबी को सजा नहीं हुई, इसका मतलब जे का मतलब तो जैसलमेर, जैसलमेर, और इस जे का मतलब जोधपुर कर लो या जालोर कर लो, एक ही बात है, जालोर कर लो, जालोर। और इसका हो गया बी का मतलब बीकानेर, बीकानेर। और इस शय का मतलब क्या हो गया, शेखावाटी, क्या हो गया, सॉरी शेखावाटी में सिरोही, क्या हो गया, सिरोही। और इस नय का मतलब हो गया नागौर, नागौर हो गया। और इस जय का मतलब हो गया जोधपुर, क्या हो गया, जोधपुर। बात समझ में आ गई होगी। बस इतनी सी बात है, ये ट्रिक हम लोगों ने बनाई है अच्छी तरीके से आपके लिए कि आपको ये जिले याद ना करने पड़े बार बार कि जेजेबी को सजा नहीं हुई। जे का मतलब जैसलमेर, जे का जालोर, बी का बीकानेर, से का सिरोही, जा का जोधपुर, न का नागौर, बाकी का कुछ नहीं। बात दिमाग में बैठ गई होगी, ठीक है, बैठ भी जाएगी, कोई बात नहीं, एक दो बार आप पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगी। तो मारवाड़ी की ये थी भाई बोली, इन जिलों में बोली जाती है। अब बात आती है इसकी उपबोलियों की। ये पूछ सकता क्वेश्चन में कि भाई इनमें से मारवाड़ की उपबोली कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो वहां पे भी दिक्कत आएगी अपने को कि भाई कौन से जिले में कौन सी उपबोली है, कुछ याद रह जाएंगे। तो उसके लिए भी अपनों ने एक ट्रिक बनाई है। जिस तरह ये ट्रिक आपको पसंद आ रही है वो भी ट्रिक आपको पसंद आएगी। तो ये रफ कर दूं, उस ट्रिक के बारे में पढ़े, ठीक है। देखो तो इसकी उपबोलियों के बारे में एक ट्रिक बनाई है उन्होंने, इसकी उपबोलियां, उपबोली। तो आज के बाद आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। इसकी ट्रिक देखोगे आप, ट्रिक क्या ट्रिक है इसकी कि मैना, मैना देबा साथ चलोगे, भाई दो, एक लेडीज है एक व्यक्ति है, साथ चलोगे बोल रहे हैं, चलोगे, ठीक है, कि मैना देबा साथ चलोगे। तो मैना का मे का मतलब हो गया मेवाती, क्या हो गया, मेवाती। और न का मतलब हो गया नागौरी, उपबोली है ये नागौरी। और इस द का मतलब हो गया देवावाड़ी, देवड़ावाड़ी, ठीक है। और इस से का मतलब हो गया शेखावाटी, क्या हो गया, शेखावाटी। और इसका गेड़ावाड़ी, गोड़ावाड़ी, ठीक है, गोड़ावाड़ी, गोड़ावाड़ी। तो आपको समझ में आया कि इसकी उपबोलियां कौन सी है, मैना देबा साथ चलोगे, मैं से मेवाती, ना से नागौरी, और एक और बच गया यहां से बा का बागड़ी, बा का बागड़ी, ये लो एक और आ गया बागड़ी। तो सारा क्लियर हो गया। इतनी सी बात है कि मेवाती, नागौरी, देवावाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी और गोड़ावाड़ी। बात क्लियर हो गई होगी अच्छी तरीके से। अब देखो, एक तो आपको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, लेकिन अब आपको रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, अच्छे तरीके से याद हो गई होंगी। ये उपबोली है। अब बात आती है उपबोली कौन से जिले में, तो ये भी आपको समझाऊंगा कि मेवाती जब नाम आता तो आप समझो कि मेवाती अलवर क्षेत्र है, अलवर के पास जयपुर है, जयपुर के पास से बोली जाएगी। गुरुग्राम भी एक शहर है, वो भी नजदीक अलवर के। तो तीन जिले अपने ऑटोमेटिक आ गए, याद करने की जरूरत नहीं है कि ये अलवर आ गया, ये जयपुर आ गया यहाँ पर, और ये गुरुग्राम आ गया, ठीक है। तो गुरुग्राम, इनमें ही ये बोली जाती है। नागौरी आप समझ ही गए, नागौर के अंदर बिल्कुल खास बात है, आपको याद है। शेखावाटी का आप जानते हो, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ठीक है, अच्छी तरीके जानते हो। बागड़ी क्षेत्र किसे कहते हैं, बांगड़देश, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को बांगड़ बोला जाता है। तो कहां बोली जाएगी, डूंगरपुर और
बांसवाड़ा। बात क्लियर होगी, याद करने की जरूरत नहीं, आपको याद अच्छे तरीके से। बस दो चीज का याद रखना है, देवावाड़ी कहां बोली जाएगी भाई, सिरोही में। कौन कहां बोली जाएगी, सिरोही में। और ये गोड़ावाड़ी का याद रखना है, ये जालौर में। बात क्लियर होगी, दिमाग में बैठ गई होगी। देखो दो ही याद आपको रखनी है, बाकी तो आपके याद है। ये थी उपबोलियां कहां बोली जाती थी, अच्छे तरीके से आपको ये देखो क्लियर हो गया। तो पश्चिमी राजस्थानी बोलियां, काम खत्म, फिनिश, इतना ही था। अब पूर्वी राजस्थान बची है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अच्छे तरीके से जितना मैंने आज पढ़ाया आपको, आई होप कि समझ में आ गया होगा। आपने नोट्स भी बनाए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए साथ साथ, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है और मुझे लग रहा है कि आपको पसंद आ रहा है टॉपिक। क्योंकि भी बुक्स के अंदर थ्योरेटिकली मैटर रहेगा, तो मैंने तो कहा थ्योरेटिकली कुछ बताया भी नहीं आपको, सारा प्रैक्टिकली एंजॉय किया है इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको पढ़ें। इसके क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो एक भाषा बच गई है, तो पूर्वी राजस्थानी भाषा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अगर आपको हमारी ट्रिक्स जो हमने बनाई है ये आपको पसंद आया, आज जितना बनाया, तो कमेंट जरूर कीजिए, हमें बताइए कमेंट करके कि भाई ये जो हमने आपको आज हमारा अनुभव शेयर किया जीके के बारे में, जो नॉलेज है वो शेयर किया, आपको कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया। अगर आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी के पास ये पहुंचे, जिससे भी का बेनिफिट हो। धन्यवाद।